everyone, welcome to GeoIS. So today we are going to do part 3 of the Union Executive. Previous videos में मैंने आपको इंडियन प्रेसिडेंट के बारे बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन कराया था। उसमें मैंने आपको हमने जो डिस्कस किया है वो एक बार उसकी छोटी सी समरी बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे के सेशन में प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये याद कर लेते हैं कि लास्ट सेशंस में हमने क्या क्या कवर किया है। इस वीडियो को अच्छे से देखने से पहले मेक श्योर कि इसके पहले के जो 2 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं वो दोनों वीडियोस भी आप बहुत डिटेल में देख लें। इनफैक्ट आप अब लक्ष्मीकांत के साथ भी इसे कोलैबोरेट करके आराम से पढ़ सकते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें अभी याद करना है, हमने ये डिस्कस कर लिया था कि प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है that goes from Article 52. The Constitution deals with the President between Article 52 to Article 62 of the Constitution. यहाँ पर हमने ये देखा था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड, और हमने ये भी देखा था कि उनको रिमूव कैसे किया जाता है, एज इन हाउ ही इज इम्पीच्ड. वी हैड ऑल्सो सीन कि प्रेसिडेंट का जो ओथ था इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ. बाकी सारे के सारे जो पोजीशंस है उन सब के ओथ शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. द प्रेसिडेंट इज द ओनली मेंबर जिनका पूरा जो ओथ होता है दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इस टर्म्स पे प्रेसिडेंट का पोजीशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, राइट? ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, और फर्स्ट सिटीजन होने के नाते ही और शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. एंड सिंस ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, उन्हें ये उनके ओथ में इट इज मेंशन्ड दैट ही इज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये ट्रू फेथ वाला नहीं होता, दिस इज अबाउट एक्चुअली प्रिजर्विंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमने देखा था दैट ही वाज दैट इंडिविजुअल जिनके पास बहुत सारे पावर्स है, राइट? बहुत सारे पावर्स है उनके पास. वी हैड अंडरस्टूड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. We had also seen the executive powers of the president. We had seen that उनके बहुत सारे judicial powers भी हैं, और इसके साथ साथ उनके military powers को भी हमने discuss कर लिया था. अगर ये सारे parts आपके complete हो चुके हैं तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम diplomatic powers of the president को discuss करने वाले हैं. Diplomatic powers में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले बता दूं, ठीक है? Let us understand certain terms जो आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट फ्यूचर में अगर आप कभी भी इंडिया एंड किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे या इनफैक्ट आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो ये जो चीजें हैं आपको बहुत ज्यादा हैंडी आएगी. सो फर्स्ट थिंग, पहला, आप लोगों ने अक्सर 2 वर्ड सुने होंगे. वन वर्ड इज एन एम्बेसडर, राइट? और एक वर्ड आपने सुना होगा हाई कमिश्नर. आप लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता होगा कि ये हाई कमिश्नर किसे बोलते हैं, ये एम्बेसडर किसे बोलते हैं. दोनों तो आवाज तो मतलब नाम तो सुनने में ऐसा लगता है कि ये जो दोनों हैं दे आर हेडिंग द इंडियन एम्बेसी और दे आर एक्चुअली लीडिंग द डिप्लोमेटिक रिलेशंस फ्रॉम द इंडियन साइड टुवर्ड्स अदर कंट्री. ये अजम्पशन बिल्कुल सही है. तो व्हाई द डिफरेंट नेम्स? क्यों नहीं हम सबको सिर्फ एम्बेसडर बोलते हैं? देखिए, आप लोगों ने कॉमनवेल्थ नेशंस का नाम सुना होगा. ये कॉमनवेल्थ नेशंस कौन थे? कॉमनवेल्थ नेशंस जो थे दे वर, अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूं, दे वर दोस कंट्रीज विच वर, जो कभी लाइफ में कभी एक वक्त ब्रिटिश के या ब्रिटेन के एक कॉलोनी बन के रह गए थे. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ले लो, आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, तो ये कंट्रीज एक टाइम में दे हैड एक्चुअली बिकम कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटेन. तो ऑल दीज कंट्रीज को ब्रिटेन ने एक ग्रुप में कंपाइल किया था और इस ग्रुप का नाम था कॉमनवेल्थ नेशंस. तो अब जितने भी कंट्रीज पहले जो लोग कॉमनवेल्थ के पार्ट थे, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली उन्हें एक ऑप्शन दिया गया था वेदर दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस और नॉट. तो उनमें से कुछ कंट्रीज रह गए, कुछ एक कंट्रीज छोड़ देते हैं. बट अभी क्या होता है और हम ये क्या देख रहे हैं कि जो कंट्रीज पहले कॉमनवेल्थ के पार्ट थे, दोज कंट्रीज विच वर कॉमनवेल्थ कंट्रीज, राइट, विच वर इनिशियली members of who were initially British colonies, वहां पर हमारे जो डिप्लोमेट जाते हैं उन्हें हम ambassadors बोलते हैं. So ambassadors are people who maintain relations between India and ambassadors are people who maintain relations between India and
नॉन कॉमनवेल्थ नेशंस, यानी जो नेशंस के साथ इंडिया का कोई रिलेशन, जो नेशंस कभी भी ब्रिटेन कॉलोनी नहीं रहे हैं, ब्रिटिश के कॉलोनी नहीं रहे हैं, उन लोगों के साथ हमारे जो डिप्लोमैट्स जो हमारे रिलेशंस को हैंडल करते हैं, दोज आर नोन एज एम्बेसडर्स। इसके साथ साथ आप क्या नोटिस करोगे कि वी हैव हाई कमिश्नर्स। हाई कमिश्नर्स आर दोज पीपल जो इंडिया एंड कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। ओके, अब आप लोगों ने अक्सर ये चीज सुना होगा कि ये जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस होते हैं वो किन चीजों पे बेस्ड होते हैं। एक तो यूजुअली बेस्ड होते हैं ऑन लैंड एंड टेरिटरी। सी व्हेन यू हैव रिलेशंस विद टू पीपल, रिलेशन बनाने वाले या तो एम्बेसडर होते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, या तो हाई कमिश्नर्स होते हैं। अब देखिए, इसके अलावा कंट्रीज के साथ हमारे किस तरह के रिलेशंस हो सकते हैं। एक कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस हो सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ लैंड टेरिटरी। अक्सर लैंड के ऊपर या टेरिटरी के ऊपर बाकी के कंट्रीज के साथ हमारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, है ना। तो अगर दो कंट्रीज के बीच ऐसे डिस्प्यूट्स होंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, या ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, उसे यूजुअली डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ ठीक किया जाता है। इट इज अब ये जो हमारे द डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट is a very important component, very very important, in fact a very crucial component of relations between two countries, है ना। और ये जो एम्बेसडर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स। और प्रेसिडेंट को ऑनर कैसे किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला जाता है दैट द एम्बेसडर, कोई भी कंट्री का एम्बेसडर जब हमारे कंट्री में आता है, समझ लीजिए एनी कंट्री विच सेंड्स एन एम्बेसडर टू अ कंट्री, वो एम्बेसडर इंडिया में आएगा विथ एट द ग्रेस ऑफ आवर प्रेसिडेंट। यानी कि अगर किसी भी कंट्री को यहाँ इंडिया में कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव, यानी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हम इंडिया में किसी भी कंट्री को भेजना हो, दैट पर्सन हैज टू बी वेलकम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द ग्रेस, मैं बार बार वर्ड्स को हाईलाइट कर रही हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द ग्रेस ऑफ अलाउिंग एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स इनटू अ कंट्री। अब आप लोगों को अगर याद है, मैंने आर्टिकल 14 के वक्त पे एक चीज डिस्कस किया था कि जब एक गवर्नमेंट एम्बेसडर या हाई कमिश्नर आता है, ही कम्स एट द ग्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। परफेक्ट। अगर इस एम्बेसडर ने, अगर इस पर्सन ने कुछ गलती की है, राइट, तो आप लोगों ने ये वर्ड भी सुना होगा दैट ये एम्बेसडर्स, दीज पीपल हैव व्हाट इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत अगर इन्होंने कभी भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी किया है, तो इंडिया कैन नॉट प्रोसिक्यूट देम, यानी इंडिया इनको सजा नहीं दे सकती। तो इनको सजा कौन देगा मैम? इंडिया इनके लिए कुछ नहीं कर सकती। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सिर्फ एक लेटर नोटिस होता है, राइट, एक लेटर नोटिस होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि ये जो इंडिविजुअल आपने एज अ डिप्लोमेट भेजा है, ये इंसान इज नॉट अ डिजायरेबल पर्सन, दिस पर्सन इज पर्सोना नॉन ग्राटा। आई एम प्रीटी श्योर हमने लास्ट वीडियोस में इसे कवर किया है, वही पर्सोना नॉन ग्राटा। और ये जो लेटर इशू होता है, दिस इज एक्चुअली साइंड एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसी के उसके बाद ही इफ द प्रेसिडेंट साइंस दिस, दैट पर्सन विल नेवर बी अलाउड इन इंडिया अगेन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट की इजाजत के बिना कोई भी अदर इंडिविजुअल, कोई भी डिप्लोमेट इंडिया में नहीं आ सकता है। वो इंडिया में आता है एट द ग्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, और अगर प्रेसिडेंट नहीं चाहते हैं तो प्रेसिडेंट उन्हें वापस भी भेज सकते हैं विद द नोट कि इस इंसान को दोबारा मत भेजना, विद द नोट दैट दिस पर्सन इज व्हाट वी कॉल पर्सोना नॉन ग्राटा। अब एक बार रीड कर लेते हैं। ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज and the agreements are approved by the president, are negotiated in the name of the president। तो जैसा हमने ये पढ़ा था कि जितने एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं सेंटर के, all of it is concluded in the name of the president। in the same way जितना भी इंडिया का डिप्लोमेटिक पावर्स होता है, डिप्लोमेटिक मैटर्स होता है, all of it is concluded in the name of the president। this is a very important diplomatic power, right? he is the representative of India in international forums and international affairs। इसके साथ साथ ये पॉइंट भी लिख लीजिए that he allows
ये वर्ड लिख दीजिए, he allows and by his grace high commissioners or ambassadors are allowed into India. Also, to remove a high commissioner and an ambassador, the letter of is finally persona non grata is finally approved by him. तो उनके नाम पे ही एम्बेसडर्स इंडिया आएंगे और उनके नाम पर ही एम्बेसडर्स इंडिया से चले जाएंगे। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। अब हम आराम से इमरजेंसी प्रोविजंस के बाद प्रेसिडेंट का पावर को डिस्कस करते हैं। इमरजेंसी पावर्स के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बट इसे ज्यादा डिटेल में मैंने ऑलरेडी इमरजेंसी प्रोविजंस में कवर कर दिया है और उसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है, तो वो वीडियो भी आप डिटेल के लिए देख लें। सिंस हमने वो इतने डिटेल में किया है तो आज मैं इस चीज को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं कर रही हूँ, एंड आई होप आप इस चीज को बहुत इजीली समझ पाए। सो फर्स्ट थिंग, जो इमरजेंसी पावर होता है, द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स मेंशन्ड इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 आर्टिकल्स है जो हमें याद करने हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 आर्टिकल 356 which deals with presidential rule, आर्टिकल 360 which deals with financial emergency, है ना। अब ये जो तीनों इमरजेंसीज डिक्लेयर होते हैं, कहीं पर भी अगर ये तीनों इमरजेंसी डिक्लेयर होते हैं, इट इज द डेक्लेरेशन जो होता है, द डेक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी जो डिक्लेयर होता है, that has been declared and that has to be declared by the president of India. तो जब भी इमरजेंसी पावर्स चलते हैं, इट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर दैट इमरजेंसी, अदरवाइज वो इमरजेंसी एक्सेप्ट नहीं की जाती। यहां तक तो हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या करना है हमें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं एक एक करके आपको समराइज करके बता रही हूँ, आराम से सुनिएगा। तो फाइनेंशियल पावर्स जो है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years। पहला चीज। सेकंड, ये जो फाइनेंस कमीशन है, ये अपने रिकमेंडेशंस देती है। व्हाट डू वी से? इट विल गिव इट रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जैसे ये अपना जो रिपोर्ट बनाएगी, ये जो अपना रिकमेंडेशन देगी, ये सारी की सारी किसे देगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगी। और प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? इस रिपोर्ट को उठाकर पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। So do you understand? The most important decision making body of India, the Finance Commission, जो even though it's an advisory body, its advice is very very important, lays its report in front of the president and the president will in turn lay it in front of the Parliament of India. Such is the power of the president. यानी सबसे important जो लोग होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास अपना रिपोर्ट भेजते हैं और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने दिखाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं। Now, the second most important thing, power that the president has. आप लोगों ने आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल का नाम सुना होगा, राइट? अ मनी बिल, आर्टिकल 110 मनी बिल। द मनी बिल इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, राइट? ये सब हम जानते हैं। और इस लोकसभा को हम क्या बोल रहे हैं? इस लोकसभा को और इस लोकसभा पे ये बिल आने से पहले द मनी बिल रिक्वायर्स द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इस प्रायर रिकमेंडेशन के बिना ये मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। So until the president doesn't recommend the money bill, it cannot be introduced in the Lok Sabha.
इसके बाद हमने ये लास्ट में हमने ये भी देखा है that the president appointed the finance commission which actually decided about the distribution of revenue between the center of the state. ठीक है, सेंटर एंड स्टेट के बिना जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू होता है उसे डिसाइड करती है फाइनेंस कमीशन, और वो फाइनेंस कमीशन बनाने में भी आर्टिकल 280 के अंदर प्रेसिडेंट का हाथ है। इनफैक्ट उसको उसका रिपोर्ट भी उन्हें मिलता है और उसका रिपोर्ट को भी वो पार्लियामेंट की तरफ फॉरवर्ड करती है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। सो ही हैज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर्स हियर। अच्छा, अब देखिएगा, नाउ देयर आर टू आर्टिकल्स जिसे हमें याद करना है। एक है आर्टिकल 275 and one is article 282. ठीक है, these two articles deals with the finance commission of India. ठीक है, finance commission of India along with deciding the distribution of revenue between the states also takes care between the center and the state, also decides, है ना, and gives very important recommendations on grants in aid. तो ये ग्रांट्स इन एड होता क्या है? ग्रांट्स इन एड वो पैसा होता है, इट इज दैट मनी विच कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वो पैसा होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है या इट इज दैट मनी विच इज बीइंग गिवन टू सर्टेन इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये कौन से प्रोजेक्ट को कब फंड करना है, कौन सा प्रोजेक्ट कब देश के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो फाइनेंस कमीशन लेती है। इसीलिए फाइनेंस कमीशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज इन इंडिया। एंड ये जो बॉडी है इसे बनाना भी प्रेसिडेंट का काम है, बार बार आई एम रीइटरेटिंग दिस ताकि आप लोगों को याद रहे। उसका रिपोर्ट्स भी वो लेते हैं और उनके रिपोर्ट्स का उनके ऊपर नजर भी रखते हैं और फिर पार्लियामेंट के सामने भी उस रिपोर्ट को रख देते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन अब कराने वाली हूँ, सो प्लीज कीप योर ईयर्स ओपन। So the president introduces the money bill. ठीक है, उनके his prior recommendation is a must. He causes the union budget to be laid before the parliament to make demands in grant. His recommendation is a prerequisite. Contingency Fund of India is under his control. He constitutes the finance commission every 5 years. So these are the 5 facts जो हमें याद रखने हैं। एक तो मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ग्रांट्स एंड एड इनडायरेक्टली उनके हाथ में आ जाता है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया उनके हाथ में रहता है और यूनियन बजट भी वो डिस्कस करते हैं। फिर हम आते हैं एक नए पार्ट में। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है। देखो, इंडिया में सबसे पहले होता है इलेक्शंस, है ना, एवरी 5 years हमारा इलेक्शंस होता है। और समझ लीजिए हम ये लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। इस इलेक्शन में डेफिनेटली कोई एक पार्टी होगी जो मेजॉरिटी पार्टी बनाएगी। फिलहाल हमारी जो मेजॉरिटी पार्टी है दैट इज द बीजेपी। और मैं हाइपोथेटिकली आपको बता रही हूँ, समझ लीजिए बीजेपी के पास फिलहाल है 300 सीट्स। नाउ प्रेसिडेंट, अब हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है ही विल कॉल एट द लीडर ऑफ द पार्टी। ये बोलेंगे कि जो भी लीडर है मेजॉरिटी पार्टी का, जो भी लीडर है, यू कम, ठीक है, एंड यू स्टेट द क्लेम। मैं क्या बोल रही हूं? यू स्टेट द क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब आप प्रेसिडेंट साहब है, वो जाएंगे लीडर ऑफ द हाउस को बुलाएंगे, उन्हें बुलाकर बोलेंगे कि तुम मुझे बताओ, ठीक है, मुझे क्लेम दो कि तुम गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, समझ लीजिए कोई एक इंडिविजुअल आया, उसने आकर बोला हाँ भाई यस मेरे पास एक लीडर है, मैं लीडर हूं एंड आई विल फॉर्म द गवर्नमेंट। ही विल से कांग्रेचुलेशंस, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। इसे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, ठीक है, ही विल गेट 30 days, वो क्या हम बोल रहे हैं, he will be given 30 days to pass what is called a confidence motion. कॉन्फिडेंस मोशन मतलब मैम, मतलब देखो पीएम बनने के बाद ऐसा नहीं है कि मतलब वो पीएम बन गए हो गया काम। पीएम बनने के बाद मतलब हाउस में जो प्रॉपर प्रोसेस होता है उसके तहत सारे लोगों को एक कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ता है
विच शोज कि भाई हाँ मैं इस प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि भाई अगर ये पीएम बन भी गए तो हो सकता है कुछ लोग गुस्सा होंगे, तो उन लोगों को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप वोट करिए, अगर हाउस में है ना आपको यू गेट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेजोरिटी, यानी आपको मिनिमम 273 सीट्स मिल गए, 273 वोट्स मिल गए हैं, आप गवर्नमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ये मिनिमम 273 सीट्स का क्राइटेरिया आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि यू हैव नो मेजोरिटी, राइट, द प्राइम मिनिस्टर विल हैव नो मेजोरिटी। इस वोटिंग, ये जो एंटायर वोटिंग प्रोसेस हम देखते हैं इज कॉल्ड अ स्नैप पोल। मतलब ऐसा पोल है जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर बना है उसके पास मेजोरिटी ही नहीं है। अब हम आते हैं डिस्क्रिशनरी पावर पे। देखिए एग्जाम्पल लीजिए कि ऐसा हो जाता है कभी कि इलेक्शंस हुआ एंड अब बीजेपी के पास है समझ लीजिए 250 सीट्स, है ना, कांग्रेस के पास है 250 सीट्स एंड बाकी को अलग अलग पार्टीज है उनके पास समझ लीजिए और 40 सीट है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। अच्छा, अब ये चीज कौन डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट कौन फॉर्म करने वाला है? हु विल डिसाइड कि गवर्नमेंट कौन करने वाला है? इट इज एक्चुअली what is called the discretionary power of the president। तो यहां पर प्रेसिडेंट will call upon that party जिसका एक प्री पोल अलायंस था। मतलब पोल्स के पहले अगर समझ लीजिए किसी ने भी दूसरे पार्टी के साथ अलायंस बनाया होगा, उसे बुलाकर बोलेंगे कि आप आ जाइए और आप है ना गवर्नमेंट फॉर्म कर दीजिए। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन होता है कि वो किसको बुलाएंगे कि वो आकर पार्टी फॉर्म कर दे, वो आकर गवर्नमेंट फॉर्म कर दे। इट इज एक्चुअली द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट हियर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्रिशनरी पावर्स है। इसके अलावा कुछ और उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स है जो यू नो दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी इसे जानते हैं। तो अब हम थोड़ा आगे और एक ऐसे टॉपिक पे जाते हैं जिसपे थोड़ा डिस्कशन की जरूरत है एंड दैट इज द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए इस वीटो पावर पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नाउ आर्टिकल 101 को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आर्टिकल 111 सुनिएगा, समझ लीजिए एक बिल ओरिजिनेट करता है, ठीक है, लोकसभा के पास जाता है, लोकसभा इस बिल को पास कर देती है, ये बिल पास होकर राज्यसभा के पास जाता है, दोनों हाउसेस क्या करते हैं इस बिल को पास कर देते हैं, ठीक है। वंस दिस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, ये आता है प्रेसिडेंट साहब के पास। अब देखिए जब ये बिल प्रेसिडेंट साहब के पास आता है, प्रेसिडेंट हैज टू ऑप्शंस। एक तो ये आराम से बिल को असेंट दे दे, यानी कि बिल को हाँ बोल दे, ओके कर दे, साइन कर दे, काम हो जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट ही कैन विथहोल्ड हिज असेंट, ही हैज द पावर टू विथहोल्ड, ठीक है, विथहोल्ड हिज असेंट। अब समझिएगा इस विथहोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं वीटो पावर, कि प्रेसिडेंट साहब के पास वीटो पावर है। अब चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये वीटो पावर होता क्या है एक्चुअली। आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नाम सुना होगा। नाउ ये जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, आप लोग एक एग्जांपल ले लीजिए ईरान को अटैक करने का। अगर आपको याद है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देयर आर P5 मेंबर्स, है ना, P5 कंट्रीज हैं, 5 ऐसे कंट्रीज हैं जो परमानेंट सीट होल्ड करते हैं। और हम अक्सर बोलते हैं कि ये जो 5 कंट्रीज में एक यूएसए है, मैं बता देती हूँ एक बार। वन वी हैव एज फ्रांस, वन वी हैव एज यूनाइटेड किंगडम, वन वी हैव एज चाइना, देन वी हैव रशिया, और इसके साथ साथ एक्चुअली P5+1 है, तो मैं इस +1 कंट्री का भी नाम बता देती हूँ, जर्मनी, ठीक है। तो ये मेंबर्स हैं and these people are said to be the 5 permanent members of the UN Security Council। इनमें से इन सारे मेंबर्स के पास है वीटो पावर। वर्ड सिमिलर लग रहा है इंडियन प्रेसिडेंट के साथ, है ना। वीटो पावर का मतलब क्या है? समझ लीजिए एक दिन यूएसए आके बोलता है
आज हम ईरान को जो है ना डिस्ट्रॉय करेंगे। लेट अस टुगेदर गो एंड डिस्ट्रॉय द कंट्री ऑफ ईरान। ठीक है, डिस्ट्रॉय ईरान आराम से भाई अमेरिका जो है वो बोलता है। इनमें से हो सकता है, जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल सिनारियो, समझ लीजिए फ्रांस भी हाँ बोल देता है, यूके भी बोल देता है, रशिया भी बोल देता है, जर्मनी भी बोल देता है, सारे हाँ बोल देते हैं। मगर अगर कोई भी एक मेंबर, एनी वन मेंबर, टेक फॉर एग्जांपल चाइना, अगर चाइना बोलता है नो, चाइना का वो पावर है वीटो पावर। इसका मतलब है कि चाइना का जो एक नो है, इट इन शॉर्ट डिस्ट्रॉयज ऑल द वोट्स, सारे के सारे जो बाकी के वोट्स हैं, इट डिस्ट्रॉयज ऑल द वोट्स, सारे के सारे वोट्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब इट मेक्स ऑल द अदर पावर्स, ऑल द अदर वोट्स ऑफ ऑल द अदर मेंबर्स एब्सोल्युटली यूजलेस इन फ्रंट ऑफ इट। अब चलिए हम इसे कंपेयर करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट के वीटो पावर से। ठीक है, आर्टिकल 111 के तहत द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू विथहोल्ड हिज असेंट। ठीक है, विथहोल्ड हिज असेंट। ठीक है, ये विथहोल्डिंग तीन तरह की होती है, आराम से सुनना। एक का नाम है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है ये इस बिल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं, एकदम रिजेक्ट कर रहे हैं, एकदम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। याद रखिएगा प्रेसिडेंट साहब के यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है मैम? प्रेसिडेंट कभी भी एक गवर्नमेंट बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ही कैन नॉट रिजेक्ट अ गवर्नमेंट बिल। दिस इज द स्टे ऑन हिज एब्सोल्यूट वीटो कि गवर्नमेंट का कोई भी बिल अगर आपके पास आया हो, आप उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर। प्रेसिडेंट साहब बोल, अब समझ लीजिए प्रेसिडेंट साहब को मैं बता रही हूँ उनके पावर्स, प्रेसिडेंट साहब थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं। अब समझ लीजिए फिर हम बोलते हैं सर, हम प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे सर आपके पास एक और एक वीटो है। तो कौन सा वीटो है? दिस इज कॉल्ड सस्पेंसिव वीटो। मतलब समझ लीजिए प्रेसिडेंट साहब, एक बिल आता है राज्यसभा लोकसभा से, एक बिल आता है प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट साहब उस बिल को देखते हैं और उन्हें क्या लगता है ना कि ये जो बिल है ये ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहा है, ये बिल सही नहीं है, थोड़ा जैसे हम बोलते हैं ना रैश लेजिस्लेशन है, बहुत जल्दी तरीके से बिल बनाया गया, रैश लेजिस्लेशन। तो वो ये बात बोल सकते हैं कि भाई एक बार इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। ये जो रिकंसिडरेशन के लिए भेजने का ऑप्शन रहता है प्रेसिडेंट के पास, इसे हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। लेकिन अगर बाय द वे अगर ये बिल दोबारा रिटर्न होकर आ जाता है प्रेसिडेंट के साथ, ही इज बाउंड टू साइन द बिल। तो भाई जब मैं प्रेसिडेंट साहब को ये बात बोलती हूँ थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है मेरे ऊपर कि भाई एब्सोल्यूट वीटो में गवर्नमेंट बिल नहीं आ सकता, और जितने बिल्स पास होते हैं वो तो यूजुअली गवर्नमेंट बिल्स ही होते हैं, तो मैं तो एब्सोल्यूट वीटो यूज ही नहीं कर सकता मैडम। मैं बोलती हूँ नहीं सर आप तो नहीं यूज कर सकते। फिर मैं बोलती हूँ सर आपके पास सस्पेंसिव वीटो है, मगर सस्पेंसिव वीटो में भी अगर दोबारा आपके पास वो बिल घूम कर आ जाए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो वीटो भी साइन करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट साहब और गुस्सा हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं सर आपके पास एक बिल है जिसका नाम है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है? पॉकेट वीटो का नाम मतलब है कि प्रेसिडेंट साहब के पास जब एक बिल आता है, प्रेसिडेंट साहब इस बिल को डिले कर सकते हैं। राइट, ही कैन डिले द बिल। मैक्सिमम ना नहीं बोल सकते, वो सस्पेंड नहीं कर सकते, वो बस इस बिल को डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये क्या कहानी है, तुम्हें जरूरत ही क्या है मुझे इतना एहसान करने की, मुझे प्रेसिडेंट भी बनाया है, मुझे पावर भी दे रहे हो, मुझे वीटो नहीं दे रहे हो, मुझे वीटो क्यों दे रहे हो? बहुत गुस्सा हो जाते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो हम प्रेसिडेंट साहब को समझाते हैं, मैं प्रेसिडेंट साहब को समझाती हूँ, प्रेसिडेंट साहब इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया लाइज विद द प्रिंसिपल ऑफ दैट द एग्जीक्यूटिव is directly responsible to the legislature. इसी वजह से अल्टीमेट पावर आपके पास नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर अ वर्किंग पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हाँ आप लेजिस्लेचर के भी पार्ट हो, बट मेजरली यू डू ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द कंट्री एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये वाइस वर्सा नहीं है सर। इसीलिए आपका वीटो पावर हम मतलब यूएनएससी के जैसा नहीं देते। यू डू नॉट हैव एब्सोल्यूट वीटो पावर, टोटल वीटो पावर हम आपको नहीं देंगे। तो प्रेसिडेंट साहब हमें बोलते हैं कि यार सब तो ठीक है, आपने हमें दिया ही क्यों है द वीटो पावर? व्हाई हैव यू इवन गिवन मी दैट वीटो पावर? ये एहसान करने का क्या जरूरत है?
तो मैं उनको एक एग्जाम्पल देती हूँ, सुनिएगा, एग्जाम्पल को सुनकर समझिएगा। समझ लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, ओके, और ये फ्रेंड समझ लीजिए मतलब बहुत बड़े पापा का बेटा है, इनके पापा बहुत बड़े आदमी है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैसे वाले आदमी है, और इनके पास एक गन है, ही हैज अ गन। अब क्या होता है, एक दिन इनको एक फ्रेंड इनके साथ लड़ाई करता है, कोई एक दूसरा फ्रेंड होता है जो इनके साथ थोड़ा डिसएग्री करता है, थोड़ा सा लड़ाई कर लेता है। ये क्या करते हैं, गुस्से में आते हैं एंड गन निकालकर अपने इस फ्रेंड का मर्डर कर देते हैं। राइट, बहुत बैड सिनारियो है, करेक्ट। उसी तरह से एक और एक एग्जांपल लीजिए, आप अपने घर पे हो, आपके घर पे आप आपका भी आपके फ्रेंड के साथ एक लड़ाई हो गया है और आपके पास भी गन है, आप तुरंत जाते हो वो गन निकालते हो मारने के लिए। अक्सर आप क्या देखते होंगे कि जब आप ऐसे गन निकाल के जा रहे हो, आपके घर पे जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, वो आपको बोलते होंगे ना, अच्छा बैठ जाओ, अच्छा एक बार बैठ जाओ, बैठकर आराम से विचार करते हैं, बैठकर आराम से सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर कल सुबह तक तुम्हें ये लगता है कि कल सुबह उठकर हमें उस आदमी को मारना है, तो अपने दोनों मिलकर साथ में जाएंगे। मतलब मेरे साथ तो ये चीज अक्सर होता था कि जैसे जब मैं छोटी थी तो मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी लड़ाई होती थी, तो मैं अक्सर घर पे आती थी, ऐसे बैट उठाती थी, मतलब बोलती थी अब तो जाकर मारूंगी इसे बहुत ज्यादा। तो मेरी दादी हमेशा मुझे बैठाती थी और बोलती थी बेटा रुक जाओ, सोचो क्या करने वाली हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि कल सुबह से हमें मारना है, तो अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और साथ में इनको मारते हैं, ओके। तो मेरी दादी क्या करती थी, मुझे वहां पर बैठा देती थी, शांति से बैठा देती थी। जब मैं सुबह उठती थी तब तक मेरा दिमाग ठंडा हो गया रहता था और मैं सोचती थी चलो हो गया, अब जो हुआ हुआ, थोड़ा इतना रैशनली मारने की जरूरत नहीं है, उससे सॉरी बुलवा लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अक्सर क्या होता है, इंडिया में देर इज व्हाट इज कॉल्ड एरोगेंस ऑफ पावर। मेरी बात सुनिएगा, देर इज व्हाट इज कॉल्ड एरोगेंस ऑफ पावर। मतलब इंडिया में किसके पास पावर है, हु हैज पावर इन इंडिया, राइट, पीपल हैव द पावर, राइट, पीपल हैव द पावर एंड पीपल ने ये पावर ट्रांसफर किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। तो आपको नहीं लगता ऐसा भी तो एक सिचुएशन हो सकता है ना, जब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ही बिकम्स एरोगेंट विथ हिज पावर। हो सकता है लेजिस्लेचर जो है वो एरोगेंट विथ पावर हो जाए, हो सकता है वो कुछ रैश डिसीजंस ले। तो इसीलिए प्रेसिडेंट साहब को ये बिल्स दिए गए हैं कि भाई आपको वीटो पावर तभी यूज करना है जब हमारी पार्लियामेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा रैश डिसीजंस ले रही है। आपको एक ऑप्शन है कि आप प्रेसिडेंट साहब को ये चीज समझाएं कि प्रेसिडेंट साहब आप कि कुछ दिन रुक जाते हैं, कल देखते हैं, कल अगर ऐसा होगा तो मैं इसे पास कर दूंगा। दैट इज वाई ही इज कॉल्ड द प्रिजर्वर, द डिफेंडर, है ना। He's called the preserver, the defender and the protector of the Constitution of India, right? उनके पास ये पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को गाइड करे। He is also said to be the true guide and philosopher of the Prime Minister of India. तो लिटरली प्रेसिडेंट साहब जो करते हैं एक ड्रंक इन पावर इंसान के साथ, अ पर्सन हु हैज बीन ड्रंक इन पावर, और द लेजिस्लेचर जो पावर के नाम पर गलत काम कर रहा है, उसके सामने एक तरह का ब्लॉक लगाते हैं। सो ही इज वन पर्सन हु हैज इमेंस अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, राइट। अब आगे समझिएगा, आप लोगों ने अक्सर ये चीज देखा होगा कि वी हैव अ ह्यूमन बॉडी, ये सबको तो पता है दैट ऑल ऑफ हमारा ह्यूमन बॉडी में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सडनली ऐसे खड़े हो जाते हैं और हमारे या समझ लीजिए आप ऐसे खड़े रहते हो और कोई आपके सामने ऐसे लाके अपना हाथ आपके मुंह पे मारने की कोशिश करता है, समवन ट्राइज टू स्लैप यू। तो हमारा एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है ना कि हम उस इंसान के हाथ को ब्लॉक करें। पहला इनवॉलंटरी क्या होगा कि हम उसके हाथ के रिएक्शन को ब्लॉक करें और हम अपनी आंखें बंद कर लें। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन इनवॉलंटरी रिएक्शन। व्हाट आई वांट टू से हियर इज, समझ लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है, राइट। एक ह्यूमन बॉडी में देयर इज सम रिफ्लेक्सेस होंगे, there will be something called reflexes, and these reflexes are nothing but involuntary actions of the body, है ना। ये वो एक्शंस है जिसे करने से पहले लोग सोचते नहीं है, राइट। यू डू नॉट थिंक बिफोर टेकिंग दीज एक्शंस। These actions or these reflections are called as knee jerk reflexes. पार्लियामेंट में भी कभी कभी ये अक्सर हो जाता है कि बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा ये गलत, ये नी जर्क रिफ्लेक्सेस हो सकता है।
सो प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा सेट्स हमेशा बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, वो ह्यूज मेजोरिटी में हो सकते हैं, राइट। एंड तो अपेरेंटली हम ये बोल सकते हैं ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बिकम्स लाइक दिस फ्रेंड ऑफ अस जो जो एक गन के साथ है और जो भी बहुत बहुत गुस्सा है। तो ये जो वीटो पावर है प्रेसिडेंट का, ये जो प्रेसिडेंट साहब का हमारा वीटो पावर है, इट सेव्स अस फ्रॉम दिस री-जर्क रिएक्शन दैट द लेजिस्लेचर कैन गिव अस। द वीटो पावर can save us from what we call irregular legislation. That is why, guys, that is why we call the president of India, we call the president of India the friend, the philosopher, and the guide of the prime minister. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको नोट कर लेना है। अब ये जो वर्ड है गाइस वीटो, ये जो वर्ड हम यूज करते हैं वीटो पावर, द वर्ड वीटो हैज नॉट बीन मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लिख लीजिए। ये वर्ड वीटो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आपके दिमाग में और एक चीज आएगा, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं वीटो पावर अच्छे से दिया गया है? ये तो हमें प्रिजर्व करने के लिए है ना। सो व्हाई आर वी नॉट गिविंग कंप्लीट वीटो पावर? समझिएगा। अब आप एग्जांपल ले लो कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, ओके, यू आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में आपके ग्रैंड पापा हैं, यू हैव योर ग्रैंड डैड, ठीक है, रिटायर्ड ग्रैंड डैड। ग्रैंड डैड जो है, ही इज एक्चुअली द फॉर्मल हेड ऑफ द हाउस। मतलब जितने भी आपके पास लेटर्स वगैरह आएंगे, व्हाटएवर कार्ड्स एंड एवरीथिंग दैट यू आर गेटिंग, आपके घर में जो भी शादी की न्योते आएंगे या अगर किसी भी पार्टी का इनविटेशन होगा, वो सारा का सारा जो होगा दैट विल बी डन इन द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर। इवन दो आपके घर के जो रियल हेड है, राइट, आपके घर के जो रियल हेड है दैट माइट बी योर फादर, है कि नहीं? इंडिया में भी कंडीशन वही है। प्रेसिडेंट साहब तो है, प्रेसिडेंट साहब इज द फॉर्मल हेड, ही इज द सेरेमोनियल हेड, लेकिन रियल हेड जो है इंडिया में दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। आप लोगों ने ये सुना होगा आर्टिकल 53 में मैंने आप लोगों को बताया है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ हिज स्टेट आर टेकन इन द all the executive actions of the state are done in the name of the president. In short, अगर मैं आपको बताऊं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है, इट इज सेट टू बी रनिंग ऑन द विजडम ऑफ द प्रेसिडेंट, wisdom of the president and the power of the prime minister. वो बोलते हैं ना माइंड एंड पावर, wisdom of the president and the power of the prime minister. So with this हमारा प्रेसिडेंट वाला जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब अगले वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे।